ठीक है, तो अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट देखो, इसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स है आपका, जिसे कि न्यूटन ने जो सारे रूल्स दिए हैं वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आता है। उन समय लाइट को पार्टिकल के रूप में मान के न्यूटन ने ही डिफाइन किया था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो पार्टिकल नेचर जो था वो पहले ही हो गया था, लेकिन 90s में ये क्या हुआ कि कुछ ऐसे फिनोमिना नज़र आए जो पार्टिकल शो नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ वेव होते हैं जो उस फिनोमिना को शो कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दो प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ वेव में ही अपीयर होता है। ये प्रॉपर्टी पार्टिकल में आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लाइट होता है वो दो तरीके से होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं लाइट की जो पार्टिकल नेचर से डिफाइन होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो आता है आपका पार्टिकल नेचर में, जबकि ये इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन किस में आता है? वेव नेचर में। ठीक है, तो जेम्स मैक्सवेल 1870 he suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted in the form of wave called electromagnetic waves। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक नया वेव यहाँ से डिफाइन किया गया, इसमें क्या बोला गया? मैक्सवेल ने बोला था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, एक्सीलरेट करता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके साथ जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, दोनों एक साथ। तो उन्हीं फील्ड के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं, यानी कि ईएम क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted in the form of wave called electromagnetic waves, and light is example of such wave was proved by यंग स्लिट। ये विल यंग नाम के साइंटिस्ट ने एक स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने इस बात को प्रूव किया था कि लाइट जो है वो वेव नेचर है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस को शो करता है। आप लोग 12th में पढ़ोगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो ये जो थे उन्होंने प्रूव कर दिया इस बात को कि जो लाइट होता है वो कैसा होता है, आपका वेव होता है। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। क्लियर हो गई बात? अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की जाए तो होता क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ये एक ऐसा वेव होता है जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उसके साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। वो वाइब्रेशन का जो उनका वो होता है फेज, वो 90 डिग्री जो है डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो वेव है ये आपकी ब्लू लाइन में जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो भी जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि ये वाई एक्सिस और एक्स और वाई प्लेन में ये वाइब्रेट कर रहा है, जो आपका ब्लैक कलर का ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। यानी कि ये एक ही वेव के पार्ट है, लेकिन उस वेव में दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट आपका है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेन में वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है। देखो, एक प्लेन हमारा ये रहा नीचे वाई एक्स प्लेन, जिसमें आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक प्लेन ये रहा आपका जेड और एक्स, ये पूरा प्लेन, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी फील्ड को जिसमें दोनों ही चीज़ें 90 डिग्री पे होके वाइब्रेट कर रही होती हैं और इनके प्रोपिगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू दीज टू, इन दोनों के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इनका वाइब्रेशन जो है इस डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में, इस वाले का इस डायरेक्शन में है अप डाउन इस तरह से, इस वाले का इस तरह से है अप डाउन में। और जो प्रोपिगेशन का डायरेक्शन है कि ये जो वेव है ये आगे बढ़ रही है, वो ये डायरेक्शन है। वाइब्रेट तो इस तरह से कर रहे हैं ये, लेकिन बढ़ कहाँ रहे हैं, आगे इस डायरेक्शन में। यानी कि ये तीनों ही चीज़ें, यानी कि प्रोपिगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों ही क्या हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई बात? एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये देख लेना ज़रा अच्छे से, बनाना सीख लो। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो तो वो इसी फॉर्म में होती है, चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की क्यों ना हो। जो हमारा सनलाइट है, सनलाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है। ठीक है,
वो भी जो होता है वो इसी तरह से ट्रेवल करता है। उसमें भी दो चीज़ें एक साथ कंबाइंड होती हैं। अच्छा, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। दो तरीके के वेव होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव ऐसे होते हैं जो किसी मास पार्टिकल से डेवलप होते हैं या जनरेट होते हैं, जिसमें मास पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। और एक मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल है साउंड, आपका साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि वाइब्रेशन से जनरेट हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो वेव है आपकी, इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी चल सकता है, और इसीलिए तो सन से यहाँ तक चला आता है, अर्थ तक आपके, ठीक है। तो ये आपका बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है, और सबसे अच्छी स्पीड इसकी वैक्यूम में ही होती है। यानी कोई मीडियम रहेगा तो इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन अगर वैक्यूम रहेगा तो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इसके बारे में अगर वो बात की जाए तो फॉर द प्रोपिगेशन दे डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम लाइक माइटर वेव, दे कैन प्रोपिगेट इन वैक्यूम, दे कैन प्रोपिगेट इन वैक्यूम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपका ईएम फील्ड, ये वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, वो भी सुपर फास्ट स्पीड से। लाइट ऑफ स्पीड वही तो है, ये लाइट ही तो है, इसकी स्पीड ही, ये प्रोपिगेशन की स्पीड ही तो है लाइट की स्पीड, ये क्योंकि ये खुद लाइट ही यही है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेडिएशन which differ from one another in wavelength and frequency। देखो, ये फ्रीक्वेंसी तो हम समझते हैं, वेवलेंथ भी समझते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, देखो पहले एक छोटा सा देख लेते हैं, 9th क्लास की चीज़ें हैं फिर से। एक वेव, जो वेव होता है उसका कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से वो वेव चलता है, इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ से लेके देखो तो एक बार पॉजिटिव बनता है, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस में ये वाइब्रेट करते हैं, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ की वाइब्रेशन को हमने पॉजिटिव मान लिया, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो इसे क्या मान लिया गया, नेगेटिव। तो ये इस तरह से जो है वाइब्रेशन होता है इनका, एक बार ज़्यादा एक बार कम, इस तरह से प्लस फिर जीरो पे आता है, इस तरह से। तो इसी प्रोपिगेशन को हम क्या बोलते हैं, वेव, ठीक है। जिसमें एक आपका हाईएस्ट पीक ये बनता है और एक ये लोवेस्ट होता है नीचे का। क्लियर हो रही बात। इसमें देखो यहाँ से लेके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को वन वेव लेंथ बोलते हैं, वन वेव बोलते हैं। एक वेव कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 0 पॉइंट से लेके एक कंप्लीट हाफ प्लस वाला पूरा ले लो, और क्या ले लो, एक माइनस वाला ले लो। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वेव। और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। वेव लेंथ, ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये जो भी डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेव लेंथ। क्लियर हो गई बात। फ्रीक्वेंसी एक और टर्म डिफाइन होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बताता है कि ये जो साइकिल इस तरह से चल रही है, यहाँ पे देखो एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक प्लस एक माइनस एक कंप्लीट साइकिल माना जाता है, फिर से वही प्लस फिर से वही माइनस, वही बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब कि इसी चीज़ का क्या है, बाकी आगे जो भी हो रहा है वो रिपीटिशन है। तो इस साइकिल में क्या होता है, वो बार बार रिपीट कर रहा होता है वही वैल्यू, इसलिए क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल। यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या बोल रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल, एक प्लस और एक माइनस को मिला के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। कहने मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में ऐसे जो है इतने वाले कितने बन पाएंगे, एक सेकंड में कितने इस तरह के बन सकते हैं उसके अंदर, या कितने इस तरह के पार्ट पास कर सकते हैं एक सेकंड में आपके सामने से जस्ट, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। समझा गया। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ तो आप पहले से ही जानते थे। यहाँ भी देखो, अगर मैं बात करूँ कि ये एक लो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसे ये रहा एक लो फ्रीक्वेंसी। अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी करूँ तो क्या होगा, इसका वाइब्रेशन और तेज़ हो जाएगा, और तेज़, और नंबर ऑफ साइकिल, ढेर सारे नंबर ऑफ साइकिल वो कंप्लीट करने लगेगा उसी 1 सेकंड के अंदर। समझ में आई बात। उसी डिस्टेंस में आप देखो इसके ढेर सारे साइकिल कंप्लीट हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा वाइब्रेशन है इसमें, और इसमें क्या है, कम वाइब्रेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। समझ में आई बात। तो ये सब के सब जो भी, क्योंकि वेव में ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की, तो समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। अब क्योंकि ये कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी तो हो नहीं सकती, हाँ एक पार्टिकुलर के लिए तो फिक्स्ड होगी, लेकिन जब कोई इमिशन होता है या कोई एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे सन से जो रेडिएशन आपका आ रहा है हमारे अर्थ पे,
उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो, बल्कि वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी बैंड होगा। फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब कि वहाँ पे पता चलेगा 10 की पावर 24 हर्ट्ज से लेके 0 हर्ट्ज तक की पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी। यानी कि इसमें देखो, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी में क्या होगा, ढेर सारे और भी फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, अलग अलग वेव, ढेर सारे वेव होंगे। हो सकता हो कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो इसके बराबर हो, या हो सकता हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो कम हो या ज़्यादा हो, ढेर सारे वो हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। समझाई बात? जहाँ से जनरेट हो रहे हैं, अगर वो सारे इमिशन शो करता है, सारी तरह के वेवलेंथ प्रोड्यूस कर सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ढेर सारे होंगे, जैसे कि आपका सन सिस्टम। क्या बात समझ में आया? तो फॉर प्रोपिगेशन दे डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम में हो गया था हमारी बात। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड कलेक्टिवली दीज वेव्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो वैसे कुछ और भी होता है, लेकिन देखेंगे जो पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, 0 से लेके ढेर सारा तक, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक, 10 की पावर 24 हर्ट्ज, जैसे ये फ्रीक्वेंसी शुरू से लेके लास्ट तक, इस पूरे को एक वो बोला जाता है बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंड। आप लोग सुने होंगे 10 मेगा हर्ट्ज, या फिर हम रेडियो से चलाए होगा, रेडियो या ट्रांजिस्टर, तो उसमें एक बैंड होता है, पार्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन होता है। उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है आपका ट्रांजिस्टर या आपका टीवी काम करता है, एक गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, और उस फ्रीक्वेंसी रेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूम, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ spectrum of sunlight as shown in figure and different region of the spectrum are identified by different names। अब एक हम लोग यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम पूरा देख रहे हैं। स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, कि सनलाइट जो है जितने भी वेव वो इमिट करता है वहाँ से, और जो हमारे यहाँ तक पहुँचता है अर्थ सरफेस तक, या उसके पहले गायब हो जाता है, जो वो सारे रेडिएशन आपके सामने हैं, उन सभी का फ्रीक्वेंसी गिवन है, और उन सभी का क्या आपको वेवलेंथ पता है। समझ में आई बात? तो आप देखो जरा, ये जो आपका यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, ये पहली लाइन जो ऊपर मैंने बना रखा है वो फ्रीक्वेंसी के लिए है, कि जो वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी इमिट कर सकते हैं। देखो ये पार्टिकुलर समझने के लिए बनाया गया है। जब भी कोई इमिशन हो रहा होता है तो सिर्फ एक नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव होते हैं। तो सन के पास भी ऐसे ही है। तो सन के पास देखो ये आपका फ्रीक्वेंसी, और ये क्या उसका लेमडा विद रिस्पेक्ट टू उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 4 के बीच में अगर कोई फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बहुत ही कम वाइब्रेशन है, ये ध्यान रखो कि ये बहुत ही कम वाइब्रेशन है, और इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेडियो वेव्स। क्यों? क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये वाले जो हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये हम लोग यूज़ करते हैं मिलिट्री में, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो पार्टिकुलर एक पूरा इस फ्रीक्वेंसी रेंज को जो भी ये फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, उसमें बैंड जो है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बैंड डिसाइड किया जाता है। जैसे स्पेक्ट्रम, एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ मैं इससे रिलेटेड आपको। स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था हमारा, स्पेक्ट्रम घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, 2 लाख करोड़ का, के राजा साहब ने किया था। ठीक है, तो वहाँ पे ये घोटाला जो होता है, घोटाले का मतलब यही था, देखो वहाँ पे कि ये स्पेक्ट्रम घोटाला था। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो आप। स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड पूरा, मान लो कि हमने एक सैटेलाइट डिज़ाइन किया, भारत सरकार ने एक सैटेलाइट डिज़ाइन किया, ठीक है, और इस सैटेलाइट का काम यह है कि यहाँ से वो अर्थ से सिग्नल को रिसीव करेगा और सिग्नल को वापस क्या करेगा, अर्थ पे सेंड कर देगा। ठीक है, इतना काम है इस सैटेलाइट का, रिसीवर की तरह और सेंडर की तरह काम कर रहा है। अब ये जो भी डिज़ाइन किया जाएगा, इसकी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज होगा जिस पे ये वर्क करेगा। कहने मतलब कि इसका कुछ ना कुछ तो होगा कि वो उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को, या कुछ रीजन होगा कि मान लेते हैं फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये कैप्चर कर सकता है और उसे रीसेंड कर सकता है अर्थ पे। ठीक है, पूरा। अब ये हमारा यहाँ से देख लो, 10 हर्ट्ज से लेके कितना बन गया, ये 10 हर्ट्ज से लेके 10,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी बैंड हो गया। अब ये रहा फ्रीक्वेंसी दिखा दिया गया इस तरह से। अब यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ पे वैल्यू होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज। अब मान लो कि हमें इन्हीं फ्रीक्वेंसी रेंज को कंपनियों को देना, जैसे वोडाफोन है तो वो भी अपनी सिग्नलिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस बैंड को, फ्रीक्वेंसी बैंड को खरीदेगा, छोटे से एक पार्ट को खरीदेगा, और अपने जितने भी उसके सिम होंगे वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में वो क्या करेगा, डिज़ाइन कर लेगा उसको,
और अपना काम करना शुरू कर देगा। ऐसे ही आइडिया ने थोड़ा सा ले लिया, आइडिया ने भी ले लिया अपना अपना फ्रीक्वेंसी रेंज ले लिया, और इसी पार्टिकुलर रेंज के अंदर ही वो क्या किया, अपना इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया। समझ में आई बात? तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ये फ्रीक्वेंसी बैंड जो ये काम कर सकता था। अब बात समझ में आ गया होगा कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, ये बैंड क्या था, ये बात समझ में आ गया। इन सारी चीज़ों को इस तरह से बांट दिया गया था, और इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ था कि वो फर्जी कंपनियों को भी इसमें से बांट दिया था पैसे खा के। तो हमारे पास सन का है, सबसे पहले आपके सामने जो है ये सन का स्पेक्ट्रम है, क्योंकि वो सारे फ्रीक्वेंसी रेंज इमिट करता है। और ये वाले जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये सन के लिए ही, कोई भी अगर इस तरह का होगा तो इसी के बीच में लाई करेगा। लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है ये आप यूज़ करते हो, मिलिट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है, या वॉकी टॉकी में अधिकतर इन सब के तरह के सिग्नल यूज़ किए जाते हैं। 10⁴ के बाद देखो यहाँ पे 10⁶, 10 अप टू 10⁸, यहाँ पे रीजन में जो आपका वो AM और FM रेडियो जो होता है ना, FM रेडियो, AM रेडियो, ये सब यहाँ पे आता है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो काम कर रहे होते हैं। क्या बात समझ में आई? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स। इनका जो पार्टिकुलर वेवलेंथ होता है वो 10⁻² से 10⁻0 तक होता है। ठीक है, 10⁻0 का मतलब क्या हुआ, 0 थोड़ी हुआ, 1 हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो 1 मीटर में है, देखो 1 मीटर तक। और फिर FM के बाद आपका माइक्रोवेव शुरू होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जा रही है, देख लो 10⁸, 10⁻10 टू 10⁻12 हो गया। और इसका वेवलेंथ जितना वो फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ता जाएगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसी के रिस्पेक्ट में कम होता चला जाएगा। फिर आता है आपका इंफ्रारेड, ये रहा माइक्रोवेव। फिर आपका ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड देखो कुछ ऐसे होते हैं इंफ्रारेड जो हीट एनर्जी होता है, नहीं, जो हीट एनर्जी होता है या टेम्परेचर का जो भी चेंज होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होता है। जैसे कि एक मान लेते हैं कि एक आयरन का पीस है, एक बड़ा सा आयरन का पीस लो और उसे आप कमरे के अंदर रख दो, और कमरा पूरा ठंडा है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि जो वो हॉट आयरन का टुकड़ा है वहाँ से लाइट या इमिशन वहाँ से लगातार निकल रहा होगा। अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, वो सारी चीज़ें। तो वो वहाँ से क्या होता है, इमिट कर रहा होता है, लगातार एनर्जी इमिट कर रहा होता है, जिससे क्या होता है, इंफ्रारेड जो हीट एनर्जी होती है वो इंफ्रारेड इस रीजन के अंदर आता है, मतलब इस तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज पे वो इमिट करता है लाइट, तो इंफ्रारेड कहलाया। ये रहा आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सबसे खतरनाक है आपका, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सनलाइट से आता है, और इसे ओजोन लेयर हमारा क्या करता है, फिल्टर कर लेता है, सरफेस पे नहीं आने देता, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। ये स्किन को जला देंगे, कैंसर करेंगे, प्लांट्स को मार देंगे, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है इनमें। तो ओजोन लेयर जो हमारी वो इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ये वाला रीजन हमारे पास नहीं आ पाता, वो रुक जाता पहले ही, ठीक है। इसके बाद एक्सरेज होते हैं एक्सरेज, जो एक्सरे होता है उसमें भी देखो कितने हार्मफुल होते हैं ये, 10⁻18 टू 10⁻20। देखो जितना इसका जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जा रही है उतना ही वो खतरनाक होता चला जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं इस तरह से। देखो एक्सरेज आपका यहाँ पे है, और लास्ट में आपका क्या आ रहा है, गामा रेज, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, गामा रेज जो न्यूक्लियर फिजन इन सब से निकलता है, ठीक है। तो ये आपका अब समझ में आ गया होगा कि ये फ्रीक्वेंसी बैंड है। देखो इस फ्रीक्वेंसी बैंड में ही हमारा क्या है, सतरंगी दुनिया भी मतलब शामिल है इसी में। देखो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच में एक पार्टिकुलर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बैंड आप चेक करो, या लैम्डा बैंड जो भी है, ये यही आपका सिर्फ विजिबल रीजन है। सिर्फ इतनी ही लाइट वो है जो हमें इस पूरी दुनिया को दिखा देती है हमारी आँखों से। इसी फ्रीक्वेंसी बैंड में ही वो सारी चीज़ें हैं। जो हमारी सतरंगी दुनिया है जो आपने चारों तरफ देख पा रहे हो, वो सिर्फ इस पार्टिकुलर वेवलेंथ की वजह से है, ठीक है। ये इतनी रीजन जो भी है ये वाले, इसी को यहाँ पे जूम करके दिखा दिया गया है। वेवलेंथ देखो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच के जितने भी वेव होते हैं वही आपके क्या होते हैं, विजिबल रीजन में आते हैं। और वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो भी और इस तरह से, यहाँ पे पहले वी वायलेट, इंडिगो, आपका क्या था, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ में आई बात? तो आप यहाँ से कह सकते हो, देखो सबसे ज़्यादा सबसे कम ये क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉन, यानी कि वेवलेंथ क्या है, कम है। इनमें जो हमारी विजिबल दुनिया है उसमें भी वेवलेंथ सबसे कम किसका है, ब्लू का सबसे कम वेवलेंथ है। और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है, यानी कि ये जो आपका है पार्टिकुलर, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट फ्रीक्वेंसी। जबकि रेड की क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो ये बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो नहीं करता, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि ये वो ज़्यादा डिस्पर्ज नहीं होता, फैलता नहीं है बहुत ज़्यादा ये आर। और इसीलिए क्या होता है
कि इसका हम लोग सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं इस आर का, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। तो इसे आप देखोगे जो भी टावर होते हैं, चाहे वो एंटीना कोई भी हो, उसके ऊपर लगाया जाता है रेड कलर का, या कहीं भी सिग्नलिंग के लिए रेड कलर का लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा, इंटेंस लाइट होता है। समझ में आई बात? क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ये इंटेंस होता है, बहुत ही तीव्र आपको दिख जाएगा दूर से ही। तो ये हमारी सतरंगी दुनिया। आप सोचो कि ये बाकी ये सब सारे किस काम के हैं, ये सब के सब किस काम के हैं? ये तो दिखाने का काम तो हमारा बस इतना ही है, ये सब भी अपने काम के हैं। हर कोई देखो हम लोग यूज भी कर रहे हैं इसमें से, है ना, हर कोई चीज़ यूज हो रहा है इसमें से, लेकिन जो विजिबल रीजन है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ ये रहा। यानी कि हीट एनर्जी अगर आ रही है, जैसे कमरा गर्म हो गया तो हमें वो दिखेगा नहीं, फिर भी कमरा क्या हो गया है, गर्म हो गया है हमारा। तो ये सब विजिबल रीजन में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन यही हमारा। क्लियर हो गई होगी बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी न्यू, समझ ही गए होगी। यूनिट इसकी क्या होती है, सेकंड माइनस 1 होती है पर सेकंड, या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ठीक है। वेव लेंथ लेमडा से, यूनिट इसका क्या होगा, मीटर होगा या एंगस्ट्रॉन में होगा, लेकिन ऐसा यूनिट आपका मीटर है। वेव नंबर, इसे हम लोग देख ही लेते हैं, n=1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर, और यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर इनवर्स या CNT मीटर इनवर्स, जैसा भी हो, जैसा भी गिवन हो। स्पीड ऑफ लाइट c तो पता ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, क्योंकि यही आपका सबसे फास्ट है। तो ये था आपका लाइट, सनलाइट जो था आपका, वो उसका हमने देखा कौन सा रूप, हमने उसका देखा वेव रूप, कि वो वेव है तो कैसे बिहेव करता है, और वो किस तरह से फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी है, कहाँ से इमिट करता है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज तक उसका वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्पीड क्या है, कौन ज़्यादा इंटेंस है, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। दूसरा डुअल नेचर में जो आपका था वो था आपका पार्टिकल नेचर, कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो द फॉलोइंग फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, पीछे वाले हो गए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। द फॉलोइंग फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, गलत। द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इजेक्शन, ये एक्चुअली यहाँ पे वेव नेचर बल्कि पार्टिकल नेचर कर लेना इस चीज़ को, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुआ है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पहला चीज़ जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे वो है आपका द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडीज रेडिएशन, ठीक है। दूसरा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्प्लीटली आपका जो आइंस्टाइन भाई साहब ने वो इसे फोटॉन मान के एक्सप्लेन किया था, मतलब पार्टिकल नेचर पे उसे क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तीसरा वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कैसे जो कैपेसिटी होती है हीट स्टोर करने की वो कैसे इफेक्ट करती है टेम्परेचर के वेरिएशन से, ये सारी चीज़ें इसी से एक्सप्लेन आप कर सकते हो। अगला जो आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन को ही हम लोग देखेंगे मेनली, ठीक है। तो इसका डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। वो सारी चीज़ें जो है पार्टिकल नेचर से ही शो होगा, और हम ये बात जानते भी हैं कि जो पार्टिकल नेचर मतलब कि एनर्जी के पैकेट्स के रूप में वो आएगा। तो अगला जो हमारा है, आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन सबको एक्सप्लेन करने के पहले हम लोग देखने जा रहे हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी देखेंगे पहले, फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लाइट आखिर में होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे किया गया, ऊर्जा के पैकेट्स क्या हैं, एनर्जी पैकेट्स क्या हैं, और उनकी एनर्जी E=hν, वो सारी चीज़ें फिर से एक बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज कैन बी डिफाइंड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो पीछे लिखे गए। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अब अगला जो हमारा वही है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स ने देखो पार्टिकल अगर हम लोग मान रहे हैं तो उसे पार्टिकल की तरह डील भी करना पड़ेगा। तो पहले उसे क्या मान लिया गया, पार्टिकल मान लिया गया, और उनका नाम रख दिया गया फोटॉन। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यही एक्सप्लेन करता है। प्लांक्स हाइपोथेसिस देखो क्या है, इन्होंने भाई साहब ने जब स्टडी किया, स्टडी इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स and observed color of light varies with temperature
वो चेक कर रहे थे। मान लो ऐसे ही देख लो कि अगर हम लोग एक आयरन पीस को हीट करते हैं तो शुरू शुरू में क्या होगा, वो डल रेड दिखेगा आपको, बस हल्का सा लाल दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको गर्म करते जाते हो और गर्म करोगे तो वो वाइट दिखने लगेगा, और सबसे ज़्यादा जब उसे हम गर्म कर देते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज की लाइट इमिट करता है। समझ आई बात? तो वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से ही फ्रीक्वेंसी का वो लाइट इमिट करेगा। ठीक है, तो इन भाई साहब ने वो जानकारी जुटाई इस बात से लेके कि स्टडी इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जर्व कलर ऑफ लाइट वेरीज विद टेम्परेचर एंड सजेस्टेड दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कंटिन्यूअस इमिट्स एनर्जी ई। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो लगातार एनर्जी नहीं इमिट कर सकता, बट इमिट्स ई इन स्मॉल स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब एक टुकड़े टुकड़े में ही वो क्या करेगा, उसे इमिट करेगा, लगातार नहीं करेगा। समझ में आई बात? लगातार करने का मतलब जैसे ये कोई इस तरह से फंक्शन है तो ये लगातार है, लेकिन अगर इसी को मैं पैकेट्स में चेंज कर देता हूँ तो एक पैकेट से दूसरे पैकेट के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आई बात? थोड़ा सा, तो ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, तो वही क्या कह रहा है, स्मॉल स्पेसिफिक अमाउंट, ये छोटा सा जो स्पेसिफिक अमाउंट है सिर्फ इसी में वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि आधा पैकेट चाहिए मुझे, तो आधा का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो करेगा तो एक पैकेट करेगा या एक से ज़्यादा पैकेट का ट्रांसफ़र करेगा, आधे पैकेट का कोई मतलब नहीं है, और इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट मैनर में। समझ में बात? कंटिन्यूस होता तो आधा करो या सवा करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूस हो जाता वो, लेकिन डिस्क्रीट का मतलब कि वो आप क्या कहते हैं, टुकड़े टुकड़े में ही ले सकते हो, बीच की कोई वैल्यू नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, और यहाँ से एक आइडिया क्या आ गया, एनर्जी पैकेट्स। लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन ए लिटिल पैकेट्स और बंडल कॉल्ड क्वांटम और क्वांटा। जो लाइट है आपकी वो किस फॉर्म में आती है, देखो ये हम लोग कौन सा नेचर डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग अब की बार पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टिकल अगर हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन ए लिटिल पैकेट्स और बंडल कॉल्ड क्वांटम और क्वांटा। क्वांटा जो है कई, क्वांटम मतलब एक, क्वांटा मतलब ढेर सारे। क्वांटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ई एनर्जी दैट कैन बी लॉस्ट और गेन बाय एन एटम। कम से कम छोटी सी छोटी जो एनर्जी पैकेट से जो वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ये इमिट कर सकता है, उससे छोटी कोई वैल्यू वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उससे छोटी वैल्यू कोई वो इमिट नहीं कर सकता। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा, और उसी को एक ऊर्जा का पैकेट्स मान लिया गया, एनर्जी पैकेट मान लिया गया। क्लियर होगी बात? तो क्वांटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी लॉस्ट और गेन बाय एन एटम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम, क्वांटम तो समझ गए होगे, ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ रेडिएशन। ये रिलेशन तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्लांक ने इस बात को प्रूव किया कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, कि वो जो आपका एनर्जी पैकेट्स है वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी पे लोड होके आ रहा है आपके पास। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया। अगर हम इसका इक्वलिटी लगाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया, एच, जिसे आप प्लांक कांस्टेंट के नाम से जानते हो। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। ठीक है, तो ये प्लांक का कांस्टेंट है जिसे प्लांक कांस्टेंट बोला गया। एज वी नो दैट 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, जिसे आप बेब नंबर के नाम से जानते हो, न्यू बार को बेब नंबर या 1/λ को बेब नंबर के नाम से जाना जाता है। ये भी फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफाइन कर सकता है या बेब रेंज को डिफाइन कर सकता है ये, और इसीलिए इसे बेब नंबर कहा जाता है कि पर मीटर लेंथ में जो है कितने टोटल नंबर ऑफ बेब्स प्रेजेंट हैं। समझ आई बात? तो नंबर ऑफ बेब्स पता चल जाते हैं हमें पर यूनिट लेंथ में इस बेब नंबर। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एच न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, पीछे हम देख चुके हैं सी बाई लेमडा, और 1/λ को अगर मैं न्यू रख दूँ, 1/λ को अगर मैं न्यू रख दूँ तो जो बनेगा ई इज इक्वल टू एच न्यू बार सी। तो इस तरह से वेव नंबर जो एनर्जी होता है, एनर्जी जो होता है पैकेट्स का, वो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। इस पे एक न्यूमेरिकल भी था जो बच्चे ने पूछा था एक यहाँ पे। ठीक है, तो वो हो गया था, शायद वीडियो मिल गया था आपको, देख लेना। तो इमीडिएट फोटान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जो नंबर ऑफ फोटान इमिटेड होना चाहिए था, नंबर ऑफ फोटान इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो तो होगा ही, जितने ज़्यादा इंटेंस होगा उतने ही ज़्यादा नंबर पैकेट्स होंगे। एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन होल नंबर मल्टीप्लाइज ऑफ एच न्यू। मतलब ये हुआ वही एच न्यू, ये है कंजर्वेशन या कह सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी।
यानी कि या तो वो एच न्यू एब्जॉर्ब करेगा, या तो 2h करेगा, या तो 3h करेगा, मतलब वो एक इंटीजर मल्टीपल होगा आपका एच का ही। ऐसा नहीं है कि 1.25 एच यूज हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या हुआ, क्वांटाइजेशन। ठीक है, या तो एच करेगा या तो 2h 2 गुना 3 गुना। लेवल है ना, देखो लेवल की बात इसलिए किया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एटम था हमारा, एटम में एनर्जी लेवल्स थे। आप सोचो कि यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी। अगर आप एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करते हो इसको कि ये जंप कर जाए यहाँ पे, तो इतना ही रेंज की वो पार्टिकुलर बिल्कुल इतना ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा ये बाहर से। अब उतनी एनर्जी के लिए वो जितने भी फोटान को एब्जॉर्ब करेगा, नंबर ऑफ फोटान जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। हो सकता हो 100 एच एब्जॉर्ब करे। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं कि आधा होगा या 100 आया होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस आएगा वो बराबर होगा उसके। तो डिस्क्रीट मैनर है इसीलिए कि बीच में ऐसा नहीं है कि दो अगर ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया और इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो यहाँ तक ना पहुँच पाए, आधे रास्ते में पहुँचे सिर्फ यहाँ तक, तो वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आई बात? वो तभी एब्जॉर्ब करेगा जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच सके। अगर वो नहीं पहुँच सकता, कम एनर्जी है, तो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर ज़्यादा एनर्जी है, मान लो इतने से भी ज़्यादा एनर्जी है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कितना करेगा, सिर्फ इतना ही करेगा। जो बच जाएगा एनर्जी थोड़ा सा उसे छोड़ देगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट हुई एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। समझ में आ गई बात? इमीडिएट फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एनर्जी। हो गया यहाँ तक? तो दिस सोच क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो आप समझ गए होंगे कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या था। इन्होंने बोला कि एनर्जी जो है, जो सनलाइट है हमारी, उस वो पैकेट्स के, एनर्जी पैकेट्स के रूप में हमारे सामने वहाँ से आती है वेव पे बैठ के। बाद में वेव डिसाइड किया गया, लेकिन वो एनर्जी क्या होता है, पैकेट्स के रूप में। और एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो एच होती है। समझ में आई बात? ठीक है।